नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का बीपीएससी एंड बिहार दरोगा का कंबाइंड टेस्ट। और ये होगा टेस्ट नंबर आपका 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें टोटल आपको 50 प्रश्न कराया जाएगा, जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आपका डेली लाइव क्लास होता था 9 बजे से, लेकिन कुछ कारणवश से आपका लाइव क्लास नहीं लिया जा रहा है। और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज करें, आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपको डेली मटेरियल इस पर प्रोवाइड कराया जाता है। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। और ये आपका फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और ये आपका यूट्यूब चैनल है, करियर पॉइंट बाय मुकेश सर या फिर ज्योग्राफी बाय मुकेश सर। तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है कि जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन ने किस देश की वायुसेना के पहले ब्लैक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में शपथ ली है ना। ये ब्लैक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में शपथ लिए हैं। इनका नाम क्या है? जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन। किस देश के वायुसेना के रूप में शपथ लिए हैं? ऑप्शन है इजराइल, फ्रांस, यूएसए या फिर ब्रिटेन। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका सेकेंड नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ नहीं आते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ नहीं आते हैं? ऑप्शन है गुजरात, असम, उड़ीसा या पंजाब। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर यानी कि पंजाब। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है ये आपको पंजाब में नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, चक्रवात जो होता है ना, हिंद महासागर में जो आता है इसे कहा जाता है चक्रवात। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना। और आपको अटलांटिक महासागर में जो हवाएं उठती है उसको कहा जाता है हरिकेन। प्रशांत महासागर में जो हवाएं उठती है उसको टाइफून कहा जाता है। दक्षिण चीन सागर में जो उठती है उसको टाइफून कहा जाता है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो हवाएं उठती है उसको विली विली कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपको थर्ड नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। तो आपको पता है कि भारत की जो सबसे घनी जनसंख्या वाली जो राज्य है वो है आपको बिहार। और ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, कितनी है बिहार का? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे किसका स्थान है? तो वेस्ट बंगाल का। दोस्तों याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल का दूसरे नंबर के स्थान है ना। चलिए, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो है आपको अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर प्रश्न की बेरिंग जल संधि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। बताइए, बेरिंग जल संधि किस देश में स्थित है? ऑप्शन है अलास्का रूस या फिर टर्की। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका, जो बेरिंग जल संधि है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, अलास्का और रूस के बीच ये स्थित है। ये देखिए, अलास्का जो था ना, पहले ये रूस का ये भाग था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अलास्का को यूएसए खरीद लिया है ना। तो अभी ये कहाँ पे है बेरिंग जल संधि? अलास्का और रूस के बीच में। तो अभी आपको ऑप्शन में दे सकता है यूएसए और रूस। ठीक है ना, क्योंकि अलास्का जो है अब रूस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर के 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? बताइए, ऑप्शन है कमल एवं चपाती, कमल एवं गेंदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। जो 1857 की जो क्रांति है इसको किससे जोड़ा जाता है? तो कमल एवं चपाती से, है ना। इसको क्या जोड़ा जाता है? कमल एवं चपाती से। ठीक है, याद रखिएगा। 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी, कब से शुरू हुई थी? तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी ने, है ना, वहाँ से शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर की अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अब बताइए कि अटलांटिक महासागर जो है इसको प्रशांत महासागर से कौन सी नहरें जोड़ती है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपको पूछा जाता है। तो ऑप्शन है स्वेज नहर, पनामा नहर, पाक स्ट्रेट या फिर बास स्ट्रेट। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि पनामा नहर। पनामा जो नहर है ये उत्तरी अमेरिका ऊपर है, नीचे है आपको दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को ये अलग करता है और किसको किसको जोड़ता है? तो इधर है आपको अटलांटिक महासागर और इधर मिलेगा आपको प्रशांत महासागर। तो ये दोनों को ये जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा।
और स्वेज नहर के बारे में आप तो पता ही है कि स्वेज नहर कहाँ पे है, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो स्वेज नहर जो जोड़ता है दोस्तों ये लाल सागर है ना, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को, स्वेज नहर। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर की लहसुन की अभिलाक्षणिक ग्रंथ का कारण क्या है, बताइए गंध का कारण क्या है, तो ऑप्शन हो है सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, क्लोरो यौगिक, क्या हो जाएगा बताइए। और डी नंबर ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, यानी कि सल्फर यौगिक के वजह से यहाँ गंध कर लीजिएगा है ना, गंध होता है, अभिलाक्षणिक गंध होता है लहसुन में सल्फर यौगिक के वजह से, आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर की बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक या फिर केरल। तो बांदीपुर कहाँ है, बांदीपुर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। ठीक है, भारत का सबसे पहला जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम है आपको जिम कॉर्बेट। और ये बांदीपुर और जिम कॉर्बेट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों याद रखिएगा है ना, बांदीपुर कर्नाटक, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। ठीक है, और भारत का प्रथम था आपको जिम कॉर्बेट। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब उसका तो 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है आपको कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिषद NGO स्थापित करमवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा NGO स्थापित जो है इसके द्वारा करमवीर चक्र दिया गया है। अभी करमवीर चक्र किसे सम्मानित किया गया करमवीर चक्र से, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कला नारायण स्वामी, N चंद्रशेखर, वेद प्रकाश डुडेजा और डी है आपको सुनील यादव SS। तो आपका 9 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि सुनील यादव SS को दिया गया। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर के किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, तो वो कौन सा राज्य है जहां गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। ऑप्शन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है। एक तो आपको पूछेगा गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है, तो यूपी। अगर पूछ लिया जाए कि प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। तो ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ना, अगर प्रति हेक्टेयर पूछा जाए तो पंजाब होगा और सबसे अधिक पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, रमन प्रभाव किसकी विशेषता से संबंधित है। तो रमन प्रभाव किससे संबंधित है बताइए। ऑप्शन है विद्युत, ऊष्मा, प्रकाश, चुंबकत्व। तो जो रमन प्रभाव ये संबंधित है, आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का सी नंबर, यानी कि प्रकाश से संबंधित है। ठीक है, देखिए वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 12 नंबर की विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन ये पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है आपको बताना है। ऑप्शन है कादम्बरी मुरली, निरुपमा यादव, महेंद्र सिंह धोनी या फिर सुनील छेत्री। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी निरुपमा यादव का ये पुस्तक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर की केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बकरी अनुसंधान संस्थान कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है आपको मखदूम मथुरा में, हिसार, भोपाल या फिर अंबिका नगर में। तो आंसर हो जाएगा 13 का आंसर ए नंबर, यानी कि मखदूम जो है ये मथुरा में पड़ता है ना, यही स्थित है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न की आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना है। आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना है जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है प्रकंद, कंद, घन कंद या फिर सल्क कंद। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जिसे कहा जाता है आपको कंद। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है आपको, है ना। आलू जो है भूमिगत अपरिवर्तित तना है जिसे कंद कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि है ना क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है ना। ये कृषि प्रक्रिया दिया गया है आपको 4 नीचे, जो पर्यावरण के अनुकूल है इसे आपको बताना है। ऑप्शन है झूम की खेती, बी है जैव कृषि, सी है कांच घरों में पौधा उगाना और डी है अधिक उपज वाली किस्मों को खेती करना। तो आपका 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, यानी कि जैव कृषि। देखिए झूम कृषि से भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इसमें पेड़ों को काटा जाता है, जलाया जाता है ना। कांच घर से भी हमारे पर्यावरण को नुकसान है, और अधिक उपज वाली किस्म का उपयोग करने से भी हमारे खेत को नुकसान है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 16
16 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, जीवन स्तर में सुधार करना या फिर उपयुक्त सभी। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आर्थिक नियोजन का यही लक्ष्य होता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, राष्ट्र का आय में वृद्धि हो, जीवन स्तर में सुधार हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगला है आपको 17 नंबर की खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खरीफ फसल की बुआई कब होती है। ऑप्शन है फरवरी से मार्च तक, मार्च से अप्रैल तक, जून से जुलाई तक, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो आपको 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि जून जुलाई। खरीफ का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो बरसात के समय में जो फसलें लगाई जाती है ना, उसे कहा जाता है आपको खरीफ की मौसम, खरीफ की फसल। तो जून में लगाया जाता है, यानी जून में जो सबसे पहले मानसून स्टार्ट होता है 1 जून को, है कि नहीं। आपको पता है कि केरल में स्टार्ट होता है, तो उसी समय से लेकर जुलाई तक ये खरीफ फसल होता है। अगला प्रश्न है आपको 18 नंबर, मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए, है ना, जिह्वा जो आपका जीव है ना, उसमें स्वाद केंद्र स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है बताइए। जो जीव है इसमें स्वाद केंद्र कहाँ पे स्थित होता है। ऑप्शन है मध्य भाग पर, अग्रभाग पर, आधार पर या फिर पृष्ठ तल पर। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अग्रभाग पर इसका केंद्र होता है। ठीक है, मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 19 नंबर की चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको देखिए कि चमेली देवी जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन है पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धि के लिए, बी नंबर ऑप्शन है अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले, संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को, सी है आपको अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए उल्लिखित कार्य हेतु, और डी है पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि जो चमेली देवी पुरस्कार जो दिया जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है, विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी, है ना, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है। ऑप्शन है आपको विष्णु पुराण, बी है मत्स्य पुराण, सी है आपको भागवत पुराण और डी है मार्कंडेय पुराण। तो जो 10 अवतारों की जो जानकारी मिलती है, आंसर हो जाएगा 20 का आंसर नंबर बी, यानी कि मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से ये जानकारी मिलती है। पुराणों की संख्या कितनी है तो आपको पता है कि 18 है ना। वेद कितना है, वेद 4 है। वेदांत कितना है, 6 है। उपनिषद कितना है, 108 है। ठीक है, याद रखिएगा। और हमारा पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ये आपको बार बार चारों चीज पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपको 21 है कि झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था, है ना। झेलम नदी जो किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है ना। और वितस्ता का युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, ये भी पूछा जाता है। तो ये जो युद्ध हुआ था किस शासक के बीच में हुआ था। ऑप्शन है सिकंदर और आम्भी के बीच, बी है आपको घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, सी है पोरस और सिकंदर के बीच, और डी है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर नंबर सी, यानी कि पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था वितस्ता का युद्ध झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपको 22, स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है ना। स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है। ऑप्शन है वैष्णव धर्म का, बी है बौद्ध धर्म का, सी है जैन धर्म का और डी है शैव धर्म का। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, यानी कि जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, जो जिनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है ना। और प्रथम कौन थे, ऋषभदेव, और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। ये भी आपको कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 23, बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है ना। बौद्ध जो धर्म है हाथी किस चीज से संबंधित था बताइए। महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या बुद्ध का जन्म। तो 23 का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि बुद्ध का जन्म। बौद्ध गाथाओं में हाथी जो है दोस्तों बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है। मतलब कि इसका कहने का अर्थ हुआ कि कौन सा वो राज्य है जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक है।
ठीक है, ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 24 का आंसर हो जाएगा। वो राज्य हमारा केरल, जहाँ पे 1084 महिलाएं है ना प्रति 1000 पुरुषों पे पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1084 महिलाएं हैं यहाँ 1000 पुरुषों पे, है ना। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है आपका? केरल में ही है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है तो आपका 25 की संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे? बताइए। तानसेन जो थे ये अकबर के दरबार में रहते थे, और अकबर के दरबार में रहने से पहले ये किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है मांडू बाज बहादुर, बी है आपको रीवा के रामचंद्र, सी है जयपुर के जयसिंह और डी है बीजापुर के आदिल शाह। तो आपका 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि रीवा के रामचंद्र के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका 26 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पानीपत की लड़ाई, है ना। मैंने कई बार बता चुका हूँ। प्रथम युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1526 में, द्वितीय हुआ 56 में और तृतीय हुआ आपको 1761 में। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में हुई थी। मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है रघुनाथ राव ने, बी है आपको सदाशिव राव भाऊ ने, और सी है इब्राहिम गर्दी ने, और डी है आपको विश्वास राव ने। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि सदाशिव राव भाऊ ने जो मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको डीप में जाकर पूछ लिया गया, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, इसमें आपको प्रथम युद्ध बता दिए 1526 में हुआ था, है ना। किसके किस लड़ाई गया था? तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाया गया था, है ना। इब्राहिम लोदी जिसमें हार गया था। दूसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का? तो 1556 ईस्वी में। 1556 में किसके किसके बीच लड़ाई हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू हार गया था, अकबर जीत गया था। और तीसरा लड़ाई हुआ था आपको 1761 ईस्वी में। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, कई बार आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपको 27 कि एक बड़े विस्फोट ने बेरूत को हिला दिया। बेरूत एक देश है ना, उसको हिला दिया, वहाँ एक विस्फोट हुआ था। तो अब बताना है कि बेरूत किस देश की राजधानी है। बेरूत एक राजधानी है दोस्तों, एक शहर है, ये किस देश की राजधानी है? ठीक है, ऑप्शन है जॉर्डन, लेबनान, मिस्र या फिर सीरिया। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, लेबनान की राजधानी है बेरूत। ठीक है, याद रखिएगा लेबनान की राजधानी है आपका बेरूत। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 28 प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए। कालक्रमानुसार आपको इसको सजाना है। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार। तो ऑप्शन देख लीजिए, है ना, इसको कालक्रमानुसार सजा दीजिए। तो सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। ठीक है ना, मार्ले मिंटो 1909 हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो हुआ था दोस्तों 1919 में। कब हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, हाँ 1919 में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और क्रिप्स मिशन जो हुआ था 1942, है ना, मिशन क्रिप्स मिशन 1942। और कैबिनेट मिशन कब हुआ आया था? तो 1946 में। तो ये चारों आप याद रखिएगा, जो बार बार आपको पूछा जाता है, ये क्रम से सजाने के लिए। ठीक है, हाँ, अब इसको सजा देना है आपको। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। पहले हो गया था, पहले हुआ मार्ले मिंटो, फिर हुआ आपको 4 नंबर यानी कि चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद हुआ आपको क्रिप्स मिशन, उसके बाद हुआ कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 29 नंबर प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तस्तरी में उपहार के रूप में उसके पास किस ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? वो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? ऑप्शन है जनरल नील, बी है जनरल हैवलॉक, सी है जनरल हडसन और डी है आपको सर कैंपवेल। तो 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी जनरल हैडसन। तो बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे का सिर कलम करके चांदी की तस्तरी में उपहार के रूप में उसके पास ब्रिटिश अधिकारी जनरल हडसन ने भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा। और बहादुर शाह जो जफर था ये अंतिम मुगल सम्राट था, है ना। अगला प्रश्न है आपको 30 नंबर प्रश्न है कि संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? है ना, संस्था, एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है थियोसोफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, और बी है आपको, ये तो सही है आपको, गदर पार्टी के लाला हरदयाल किए थे, ये भी सही है। होम रूल लीग के बाल गंगाधर तिलक किए थे, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपको इंडियन ओपिनियन, NM जोशी, ये आपका गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इंडियन जो एसोसिएशन था, इसका जो मतलब अथी किए थे, मतलब संस्थापक जो थे दोस्तों, ये कौन थे? तो ये थे आपको आनंद मोहन बोस, है ना। इनका नाम याद रखिएगा, आनंद मोहन बोस या और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये दोनों थे इनके। ठीक है,
संस्थापक। अगला प्रश्न है आपको 31 कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का। बताइए। गिरीश चंद्र मुर्मू, बी है आपको आर के माथुर, सी है सत्यपाल मलिक और डी है मनोज सिन्हा। तो 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी। देखिए पहले जो थे ना, जब जम्मू कश्मीर एक नया केंद्र शासित बना था तो सबसे पहले जो बनाया गया था उपराज्यपाल, यहाँ का राज्यपाल जो बनाया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में इनको चेंज हो गया है और अभी बन गए हैं मनोज सिन्हा जी राज्यपाल जम्मू कश्मीर। कैंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। याद रखिएगा, दोनों प्रथम भी पूछ सकता है और वर्तमान में भी पूछ सकता है। अगला है आपको 32। देखिए 32 जो है एक मैथ है, बताइए इसको। काफ़ी इजी मैथ है। रिंकी और हीना के बीच 78 रुपये को 2:1 है ना, यहाँ देखिए गलती लिखा गया, 2:1 कर लीजिएगा, ठीक है। इसको 2:1 में है ना, सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ सुधार लीजिएगा, 1:2 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। याद रखिएगा, रिंकी और हीना के बीच जो 78 रुपया है ना, इसको 1:2 में इसको बांटा गया। अब बताना है हीना को कितनी राशि मिली। तो टोटल ये कितना हुआ, अनुपात इसको जोड़ के हम लोग इसको बराबर कर देते हैं। तो 2 1 कितना हुआ, 3 3 बराबर कितना दिया हुआ है 78 रुपया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 26 रुपया, है ना। तो आपको पूछ रहा है किसका, हीना का कितना वैल्यू था, 2 था। तो 2 × 26 बराबर कितना हो जाएगा 52 रुपया। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। काफ़ी ईजी था ये। हाँ, इसका अनुपात दिया गया है 1:2 रिंकी और हीना का, ठीक है ना। और टोटल था आपको 78 रुपया। तो 2 1 3 बराबर हो गया 78, 1 बराबर हो गया आपको 26, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 52। बस। चलिए अगला प्रश्न है आपको 33 नंबर। 33 प्रश्न है कि हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था। बताइए, हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था। ऑप्शन है संविधान सुधार के लिए, बी है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, सी है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए और फिर डी है मोपला विद्रोह की जांच करने के लिए। तो हंटर आयोग का जो गठन किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, पूरा डेट याद रखिएगा, बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर। 34 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है। ऑप्शन है लोकसभा के विघटन के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात, 6 वर्ष के पश्चात या फिर कभी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। देखिए राज्यसभा जो है ना, ये अस्थाई सदन है। कैसा है, ये अस्थाई है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 35। अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए, अनुच्छेद 324 क्या हो जाएगा। ऑप्शन है वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद से, निर्वाचन से या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद से। 35 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि जो अनुच्छेद 324 है ये निर्वाचन से संबंधित है। वित्त आयोग अनुच्छेद कितने में दोस्तों, तो 280 में है। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 36 है नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट जो है धर्म के आधार पर आरक्षित है। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए वो भारत के किस राज्य में वो जो विधानसभा सीट है वो एक सीट है, वो धर्म के आधार पर आरक्षित है। ऑप्शन है गोवा, मिजोरम, सिक्किम या नागालैंड। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, वो राज्य है आपका सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। देखिए सिक्किम के बारे में थोड़ा सा जान लिए। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, तो 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत का 22वां राज्य बना था। ये पूछा जाता है आपको बार बार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 37 बिहार का विषाद बताना, यानी कि बिहार का अभिशाप क्या है, बिहार का शोक है ना। दामोदर नदी तो बंगाल का शोक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका कोसी, आंसर नंबर बी। सबको पता है कि बिहार का शोक कौन सा है, कोसी नदी को कहा जाता है। और बिहार में जो भयंकर बाढ़ आई थी वो कब आई थी, आंसर को याद रखिएगा 16 अगस्त, है ना, 16 अगस्त 2008 को बिहार में भयंकर बाढ़ आया था उत्तरी बिहार में, ये कोसी नदी में ही, जिससे बहुत ही जानमाल की क्षति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 38। थेन जॉवल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है।
थेन जॉवल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना है ये, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर दोस्तों, मिजोरम में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39। और वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए 39 प्रश्न है कि भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में अभी आपको बताए कि ये जो थे जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, और इनको वहाँ से फिर हटा करके इनको कहाँ बनाया गया? महानियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में इनको बना दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपको 40 नंबर की, भारत के 2 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं हैं, वो बताना है कि यह के राज्य कौन कौन से है। ऑप्शन में दिया गया यहाँ वो 2 राज्य है, कौन सी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मतलब कि दूसरे देशों से सीमा उसकी नहीं लगती है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र और मेघालय। महाराष्ट्र की तो नहीं लगती है, ये तो सही था, लेकिन मेघालय नहीं होगा, गलत है, क्योंकि मेघालय किससे सीमा बनाती है? बांग्लादेश से। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी है पंजाब। पंजाब तो लग जाता है आपको किससे? पाकिस्तान से थे, गलत हो गया। राजस्थान भी पाकिस्तान से लगता है, ये भी गलत हो गया। नहीं पूछ रहा है ना, क्या ऑप्शन है? 2 राज्य सीमा नहीं लगती है, नहीं पूछ रहा है ना, जो नहीं लगता है उसको बताना है। हरियाणा और आपका मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो हरियाणा है ये इधर पंजाब है और इसके ये साइड मिलेगा आपको हरियाणा, तो हरियाणा किसी से नहीं लगता है, और मध्य प्रदेश भी आपका बीच में है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। अभी आपको बताएं सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? बिहार में है। कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आपको बताना है कि बताइए इसके बाद किस राज्य का स्थान आता है। तभी आपको बताया ना कि बिहार के बाद किसका स्थान आता है दोस्तों, तो वो है आपको बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा, बंगाल का स्थान आता है बिहार के बाद। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 42 कि बैरन आइलैंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मालदीव, गलत हो गया। सुमात्रा, ये भी गलत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 43 कि एक ही तट पर स्थित बंदरगाह आपको बताना है। एक ही तट पर, भारत का तट किधर किधर है? एक पूर्व साइड है, एक पश्चिम साइड है, यानी पूर्व साइड तट है, एक पश्चिम साइड तट है। अब आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें जो तट है वो एक ही साइड होना चाहिए। तो मंगलौर, कोचीन, कोझिकोड और त्रिवेंद्रम। देखिए त्रिवेंद्रम जो है ना ये आपका इधर हो जाता है, तो ये आपको गलत हो गया। ऑप्शन ए तो गलत हो गया आपका। ठीक है, त्रिवेंद्रम, हाँ सॉरी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मंगलौर आपको कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। और कोचीन हो जाएगा केरल में, कोझिकोड भी वहीं पे है, और त्रिवेंद्रम भी वहीं पे है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए 43 का आंसर हो गया आपका ए। अगला प्रश्न देख लीजिए आपका 44 नंबर ऑप्शन है, सॉरी प्रश्न है आपका कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला उप कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? बताना है पहली महिला उप कुलपति कौन बनी थी। ऑप्शन है तन्वी आजमी, बी है जायरा वसीम, सी है जरीना वहाब, या उस डी है आपको नज़मा अख्तर। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी नज़मा अख्तर जो है ये जामिया मिलिया जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है इसकी पहली महिला उप कुलपति बनी है। अगला प्रश्न है आपको 45 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। परिवार पहचान पत्र लॉन्च करने वाला वो राज्य कौन सा है? ऑप्शन है असम, बिहार, झारखंड या हरियाणा। तो 45 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, वो राज्य है आपका हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका दोस्तों 46 नंबर की किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न करती है? किण्वन जो है ये क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न करती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन जो है ये क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर
निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपको पूछा गया है बीपीएससी में कि विषाणु जनित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या एड्स। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी विषाणु मतलब क्या होता है? वायरस। तो वायरस से ही होता है ना एड्स, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। एड्स का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 48 नंबर प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया ई रक्षा बंधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश शुरू किया था ई रक्षा बंधन जागरूकता कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है ई रक्षा बंधन? ऑप्शन है सैनिकों से, साइबर अपराध से, सड़क सुरक्षा से या छात्रों की शिकायतें से। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि साइबर अपराध से ये संबंधित है, ठीक है। आंसर हो गया बी। अगला है आपका 49 नंबर प्रश्न देखिए। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं, जो हम पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, ये विभिन्न रंग के होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है जिसके वजह से वो विभिन्न रंगों के होते हैं? ऑप्शन है पर्णहरित, कैरोटीन, जंथोफिल या डी है आपको एंथोसाइनिन। तो 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, यानी एंथोसाइनिन के वजह से इसके रंग मतलब विभिन्न तरह के होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको 50 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी के लिए डेली वीडियो लाया जाता है ताकि आप सभी का तैयारी अच्छे से हो सके। बस आपको कुछ करना नहीं है, ज्वाइन करने के लिए डेली आपको वीडियो चाहिए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। चलिए 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल को किन दो स्टेशनों के बीच हरी झंडी दिखाई गई, है ना। एक ट्रेन चलाई गई, ठीक है, जो किसानों के लिए चलाई गई है ना। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जो किसान जो उत्पादन करते हैं फल सब्जी, इसको पहुंचाने के लिए ये ट्रेन चलाई गई। ये ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करेंट अफेयर, बताइए। ऑप्शन है देवलाली से दानापुर, पुणे से पटना, नागपुर से भागलपुर या इंदौर से हाजीपुर। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि देवलाली से दानापुर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 का आंसर नंबर ए, ठीक है, याद हो गया। चलिए तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मटेरियल, करेंट अफेयर सभी आपको प्रोवाइड कराया जाता है ना, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई से कर सके, इसलिए आपको ये व्हाट्सएप बनाया गया है ताकि और यहाँ पे आपको बहुत सारा वीडियो भी मिलते रहेगा। और PDF चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ये टेलीग्राम का लिंक आपको दे देंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आप फेसबुक पेज है ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार, तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर से जरूर लाइक करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ज्योग्राफी बाय मुकेशर या फिर कैरियर पॉइंट बाय मुकेशर, कुछ भी आप सर्च कीजिएगा आपको दोस्तों मिल जाएगा और इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।